दोस्तों, इस बार फिर से जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हिस्ट्री रिपीट हुई और इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या इस प्रदर्शन को पुलिस रोक नहीं सकती थी? क्या इस प्रदर्शन को सरकार नहीं रोक सकती थी? और क्या ऐसे प्रदर्शन पहले कभी हुए हैं और क्या सरकार ने उनको नहीं रोका है? तो आखिर ये राइट टू प्रोटेस्ट का मामला क्या है? क्या राइट टू प्रोटेस्ट में हमें कुछ भी कर देने का अधिकार है? राइट टू प्रोटेस्ट कब एक क्रिमिनल डिफेंस बन जाता है और कब एक सिविल राइट रहता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसे मुद्दों से नहीं, ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर ही पता चलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं मेंटोर और फाउंडर हूं मार्गदर्शन आईएएस का और पॉलिटी, आईआर और एथिक्स पढ़ाता हूं। डिटेल में समझेंगे इस कंसेप्ट को कि आखिर ये राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी लेकर चलेंगे और इसके क्रिटिसिज्म को भी ध्यान में रखेंगे सो दैट आप प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात आती है कि इतनी सारी पुलिस पर्सनल होती है, इतनी सारे सीआरपीएफ की बटालियन होती है, लेकिन फिर भी ये लोग रोक क्यों नहीं पाते हैं? ऐसा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे कानून में दो चीजें मेंशन की गई हैं। नंबर 1, आपका अधिकार क्या है प्रोटेस्ट के साथ, और दूसरा, आपके अधिकार पर कब रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, यानी कि आपको कब रोका जा सकता है। सबसे पहले आपका अधिकार क्या है? जब भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना होगा कभी भविष्य में, तो आपका क्या अधिकार है कि आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये हैशटैग नंबर 1 रीजन है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा बैनर लेकर आया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी प्रोटेक्टेड है। आप कहीं पर भी गली मोहल्ले चौराहे या फिर कहीं पर भी खड़े होके आप जरूर भाषण दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच है आपके पास। दूसरा, कि फ्रीली फॉर्म एसोसिएशन, कि आप 4, 5, 15, 20, 100, 200, 1000 लोग आप बुला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। लेकिन कब आपका अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है? जब आप देश के ऊपर कोई खतरा हो सकता है आपके इस प्रोटेस्ट से। ठीक है। अगर जनता भड़क सकती है आपके इस प्रोटेस्ट से, या फिर भारत की सत्यनिष्ठा और संप्रभुता, अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को आंच भी आई, अगर दिक्कत लगी, आम जनता को नुकसान हुआ, तो फिर आपके इस प्रोटेक्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। डिटेल में समझते हैं ये संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है और उस आर्टिकल से रिलेटेड क्या पहले कोई जजमेंट आया है कि नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 15 जून को हमारा मार्गदर्शन आईएएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। प्रीलिम्स का अब तो ओवर हो चुका है। अब हमें नया अप्रोच अपडेट करना है। 2027 के लिए हमें किस तरीके से नए पैटर्न के साथ, नए अप्रोच के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है जून। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिएगा। दिस इज 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप। और ये मेंटोरशिप कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, गारंटीड दे रहा हूं। ओके, मैं ही रहूंगा 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप विच प्री, मेंस और करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। वीडियो के एंड में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कोर्स के बारे में। पहले हम लोग कंटेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको समझना है कि ये आखिर पुलिस रोक क्यों नहीं पाती है, सरकार क्यों नहीं रोक पाती है, आपका अधिकार क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 19। भारत के संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें हमें आर्टिकल 19 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 19 हमें 6 राइट्स गारंटीड करती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम 3 राइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुद्दा ये है। आर्टिकल 19 क्लॉज A1, देन 1B, देन 1C। ये 19 1A 1B 1C इसी के बारे में बात करता है। ओके, तो डिटेल में समझते हैं। सो 19 1A क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ अधिकार और यहां पर लिखा हुआ रेस्ट्रिक्शन। तो फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये कब आपका रोका जा सकता है, कब आपका कर्टेल किया जा सकता है? जब आपको आपके देश के संप्रभुता या फिर सत्यनिष्ठा, सोवरिटी और इंटीग्रिटी पर आंच आ जाए देश के। ओके, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न, या फिर फ्रेंडली रिलेशन किसी देश के साथ आपका खराब हो रहा है, या फिर जनता भड़क रही है, या फिर डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया, आपने डिफेमिंग की, किसी को डिफेम कर दिया, या फिर दंगा भड़काने की कोशिश की अपने भाषा से,
और फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच में कई सारे प्रोविजंस हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, किस तरीके का फ्रीडम, किस तरीके का फ्री स्पीच। ठीक, फिर उसका आता है 19(1)(b) में असेंबली एंड मतलब पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। अगर आप पीसफुली असेंबली कर रहे हैं, बिना हथियार के, बिना गोले बारूद के, चुपचाप शांति रह के आप अपनी बातें रख रहे हैं सरकार के सामने, तो फिर आप कहीं भी कभी भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, अगर आपने देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया तो फिर आपको रोका जा सकता है और पुलिस आपको उठा ले जाएगी। ठीक है, नाउ 1C का क्या है, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, यूनियन एसोसिएशन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके बनाने से कहीं ना कहीं दंगा हो गया या फिर किसी मोरालिटी डिस्टर्ब हो गई गवर्नमेंट की या किसी पर्टिकुलर चीज को आप टारगेट कर रहे हैं तब, या फिर कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आपको डाल दिया जाएगा भाई जेल में। ठीक, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से, जो हमने देखा था आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या क्लॉज हैं। नंबर 1, अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हो बाय वर्ड ऑफ माउथ या राइटिंग या प्रिंटिंग या पिक्चराइजेशन के थ्रू, वो सब काउंट होगा। ठीक, देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की आज़ादी है वो बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, रोमेश थापर केस 1950। मद्रास में एक टाइम पे रोक दिया गया था कि मैगजीन का, न्यूज़पेपर का पब्लिश करना किसी किसी एरिया में मना कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रोमेश थापर केस 1950 में कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये भी रीजनेबल है, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन रीजनेबल है। आपने अगर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब किया, भारत के फ्रेंडली रिलेशंस के देशों के साथ कुछ डिस्टर्बेंस की, तो फिर आपको रोका जा सकता है। राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो टेलीफोन टैप बिना आपके अनुमति से, अधिकार से मतलब कर लिया गया है। इसमें भी कई सारे प्रोविजंस अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर नेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आपका फ़ोन टैप किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि नहीं आपके भाई आप खतरा हो सकते हैं हमारे देश के लिए, तो आपको फ़ोन टैप किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जनरली ये आपके पास अधिकार है ये। फिर राइट टू टेलीकास्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास अधिकार है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज आपके पास अधिकार है। और फिर राइट टू रिमेन साइलेंट एंड देन राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब अधिकार है आपको आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग आगे आते हैं इस सेक्शन में, आर्टिकल 19(1)(b) में असेंबली पीसफुली बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स। नंबर 1, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं, जनाजा निकाल सकते हैं, आप टोली लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओनली ऑन पब्लिक लैंड होना चाहिए, यहाँ पे किसी के प्राइवेट लैंड पे आप नहीं कर सकते, ध्यान में दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। देन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट असेंबलीज और स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वायलेंट, ये संविधान का जो आर्टिकल है वो वायलेंट असेंबली और वायलेंट स्ट्राइक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये पब्लिक मीटिंग को, डिमॉन्स्ट्रेशन को, प्रोसेशन को। आपको पता है हमारे संविधान में प्रोटेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पर प्रोटेस्ट डिफाइन नहीं किया गया, राइट टू प्रोटेस्ट कहीं नहीं बोला गया इस चीज को लेके। ठीक है, नाउ सेक्शन 144 सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन, ये तो आपको पता ही है, कर्फ्यू लग जाता है जब सेक्शन 144 लग गया है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि भाई अगर मामला संगीन है, कहीं पे इंटरनल इश्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पे सीआरपीसी का सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। देन सेक्शन 141 आईपीसी, असेंबली ऑफ 5+ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, अगर ये पता चलेगा तो। ठीक है, अगर कर्फ्यू लगा तो फिर अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली करना भी इलीगल माना जा सकता है। नाउ आर्टिकल 119(1)(c), एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव एंड सोसाइटी। ओके, एसोसिएशन ऑफ व्हाट? यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाद में ऐड किया गया था थ्रू 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011, लेकिन एसोसिएशन और यूनियन हमारे साथ पहले से था। फॉर एग्जांपल कि आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और कंपनी बना सकते हैं। यही वो लाइन है, यही वो आर्टिकल है जिसके थ्रू आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है।
राजनीतिक आज़ादी मिलती है। तो यूपीएससी आपसे पूछता है, ये यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम आपसे पूछे तो ये आपको लाइन लिखना है। दूसरा नंबर, राइट टू नॉट फॉर्म एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब जरूर मैंडेटरी नहीं किया है हमारे संविधान ने कि आपको एसोसिएशन बनाना ही बनाना होगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप एसोसिएशन नहीं भी बना सकते हैं तो चलेगा, ये आपका अधिकार है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो डेफिनेटली भाई क्यों स्ट्राइक फंडामेंटल राइट रहेगा, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, ये नीड पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे जब आप असेंबली करेंगे तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, राइट टू रिकॉग्निशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये दोनों फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, तो यूपीएससी मतलब संविधान हमसे ये बातें नहीं कहती, तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या इससे पहले कोई मूवमेंट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी से पहले? बिल्कुल, आप देखेंगे कि 1974 में जेपी मूवमेंट और बहुत फेमस रहा था जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। अब इनके नाम पे जयप्रकाश नारायण रामसर साइट हो चुकी है बलिया में, बिहार में 100th रामसर साइट बन चुकी है इन्हीं के नाम पे। और ये इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा इन्होंने खोल दिया था, बल्कि जबकि ये रिटायर हो चुके थे, पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे, उसके बाद जेपी मूवमेंट आया था। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमने देखा, अन्ना हजारे जी का पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का पैदाइश हुआ। उसके बाद निर्भया मूवमेंट 2012 में विमेन सेफ्टी को लेके हुआ था। फिर हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट 2019-2020 में, आपको पता ही है कि एक्ट के अगेंस्ट में पूरा का पूरा मामला चला। फिर 2020 और 21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ। एक्चुअली में ये फार्मर्स प्रोटेस्ट रिपील तो कर दिया गया था फार्म्स लॉज को, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब उस सेंस में चला गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नाउ अब हम जिक्र करते हैं जो हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमने जिक्र किया था, याद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिफेमेशन। तो कब कब क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन। ओके, सो ये इशू है, ये केसेस हैं, प्रोविजंस, और ये की पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं, उस पर ये केस बन सकता है और ये की पॉइंट है उस केस पे रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इंपॉर्टेंट केसेस और इश्यूज में। तो नंबर 1, डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब आपका सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी लगता है। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता हमने अपडेट नहीं किया है, बट आईपीसी का 499 है। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया डिफेमेशन बैलेंस्ड विद आर्टिकल 21 राइट टू रेप्यूटेशन, यानी कि आप पे कोई केस फाइल कर सकता है अगर आपने उसको अभद्र भाषा में डिफेम किया है, मानहानि का दावा, जैसे भी अंजना ओम कश्यप जी ने खान सर पर डिफेमेशन का केस लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 21 के तहत गई हैं कि मेरी रेप्यूटेशन को इन्होंने गिराया है, तो अब हम इन पे मानहानि का डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। वो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के तहत वो जाके कर सकती हैं। नाउ सेडिशन, जिसको हम एक तरीके से भाई देशद्रोही वाली बात आपने कह दी, आपने ट्रेटर वाली बात कह दी, गद्दार वाली बात आपने ऐसे कुछ कह दी, तो 124A ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो केदारनाथ केस 1962, ओनली क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज सेडिशन, डिस्कशन करने से नहीं होगा। ठीक है, तो आप जिस डिस्कस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप दिखना चाहिए आपके बात में, आपके शब्द में, आपके लिखावट में कि आप दंगा भड़काने के लिए एकदम रेडी हैं, आतुर हैं, आपने सामने से अपफ्रंट होकर चुनौती दी है। इस केस में सेडिशन लगता है। देन हेट स्पीच सेक्शन 153A, ये सब किस में आता है? आर्टिकल 19(1)A के अंदर आ रहा है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए, किसी हेट स्पीच किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, इट शुड बी अफेक्ट द एंटायर क्लास, कम्युनिटी, कम्युनल हार्मनी, रिलीजन के पर्सपेक्टिव में, कास्ट क्लास के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप होना चाहिए, तभी हेट स्पीच कहलाएगा। सेंसरशिप क्या होता है? ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में है। फिल्म स्टैंड्स ऑन डिफरेंट प्लेन, प्री सेंसरशिप अलाउड, मतलब ये जो हमारी मूवी थिएटर सिनेमा है वहाँ के लिए ये एप्लीकेबल है। इंटरनेट शटडाउन, ठीक है, और राइट टू इंटरनेट, ये अरुणा भसीन केस जो हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गई, स्टेट इमरजेंसी हो गई, तो इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड फॉर टेकिंग केयर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इंडियाज इंटरेस्ट, जैसे मणिपुर में हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया था।
ठीक है। तो अरुणा भसीन का जो केस है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ होता है कि कॉन्टिन्यूस इंटरनेट शटडाउन वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(a, ठीक है। लेकिन इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी, तो भी सही है कि लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन इज मतलब अच्छी बात नहीं है, पंजाब में भी हुआ था। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ओवर इंटरनेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। तो जो हम अभी इंटरनेट पे कुछ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए है, जो भी है, वो संविधान द्वारा प्रोटेक्टेड ऑलरेडी है बाई अनुराधा भसीन केस के थ्रू, ठीक है। नाउ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ फटाफट। लैंडमार्क जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था हमारा 2012 में, रामलीला मैदान इंसिडेंट। ये तब था जब जो हमारे बाबा रामदेव वहाँ पर योगा सिखा रहे थे, ठीक है। तभी कुछ ऐसे लोग वहाँ पर जुड़े जो फिर एंटी कांग्रेस और वो फिर डिमांड करने लगे थे, करप्शंस के अगेंस्ट फाइट करने लगे थे। तो ये टर्न हो गया था, थोड़ा सा वायलेंट मुद्दा चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और वो कभी भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप, चाहे जितने लोग भी कर सकें। फिर दूसरा आता है 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट पार्ट है हमारे फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2019, यहां पर भी बोला गया था कि पब्लिक स्पेसेस आर द लंग्स फॉर डेमोक्रेसी फॉर पीसफुल असेंबली। आप पब्लिक प्लेसेस यूज कर सकते हैं फॉर मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन एक और केस आया था, वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन मतलब अपना जजमेंट दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत दिन तक आप उसको होल्ड करके, ब्लॉक करके नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से ट्रेन जा रही है और आप 7 दिन तक, 5 दिन तक उसको ब्लॉक करके रख रहे हैं, आम जनता को उससे प्रॉब्लम होगी। रोड ब्लॉक कर दिया आपने, एयरपोर्ट का पूरा वो ब्लॉक कर दिया आपने, तो ये गलत है। पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप इनडेफिनेट टाइम तक, है ना, आप ब्लॉक करके नहीं रख सकते, ये अगेंस्ट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, CAA NRC वाला, उस टाइम पे इन लोगों ने दिया था, ठीक है। तो आप कोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैंने बताया था आपको जो हमारी क्लासेस हैं 15 जून से स्टार्ट है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 क्लासेस होंगी हिस्ट्री की, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे में। 15 जून से 10 जुलाई तक है। वैसे ही इकोनॉमी और एग्रीकल्चर 13 जुलाई से 7 अगस्त, ज्योग्राफी 10 अगस्त से 4 सितंबर, पॉलिटी 8 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। ये लाइव होगा, ठीक है। लाइव के साथ साथ आप अगर यहाँ देखेंगे, ये 2 प्रोग्राम हैं, MAGP और MAGP प्लस में अंतर ये है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिलेगा और MAGP में ई-बुक्स मिलेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ये फीस है 24,000 देन 30,000। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं MAGP प्लस, MAGP PLUS या फिर MAGP 2027, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिन तक है, क्योंकि जो बैच है हमारा 15th को स्टार्ट हो रहा है। एंड आई नो कि सबसे बड़ी चैलेंज जो इस टाइम पर आपके लिए है वो है गाइडेंस, मेंटरशिप। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, सो दिस इज इट। आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी राइट टू प्रोटेस्ट के लिए। पॉलिटी के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन आने वाले टाइम पे पॉलिटी से रिलेटेड और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में और मेंस प्री में दोनों फायदा कर सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।